जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो साहब आज का ये जो एपिसोड है ना, ये मैंने प्लेलिस्ट बना ली है। तो ये आप कह सकते हैं किस्सा गोई है आज की साहब ये। तो मैं एक बात बताऊं, मैं जब सोशल मीडिया पे लिखता हूं या बोलता हूं तो मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली या सोशली करेक्ट होने की कोशिश नहीं करता। और हमारे ये जो लेखक पत्रकार बिरादरी है ना, इन्होंने एक बीच का रास्ता चुन लिया है समाज में कि भैया एक तो ज्यादा बोलो मत, किसी बात को बहुत स्ट्रांगली पुट मत करो, बस हल्का फुल्का सा बोल जाओ जिससे एक तो बोलने की फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए कि हाँ हमने इस विषय पे बोला। और जो कुछ भी बोलो लिखो वो ऐसे बोलो, ऐसे लिखो या ऐसे कहो कि सब खुश रहें, कोई नाराज ना हो। तो सब एक बात है, पर अगर आप किसी बुराई की चर्चा कर रहे हैं, समाज की कोई बुराई बता रहे हैं, तो आप उनको उसको ऐसे शब्दों में बोले कि किसी को बुरा न लगे। तो सब जो उन बुराइयों में लिप्त हैं उनको बुरा भी न लगे और आप अपनी बात कह दें, ये कैसे संभव है। तो अपनी एक प्रॉब्लम रही है कि हमने आज तक ये माइंड नहीं किया, ये नहीं सोचा कि मैं जो कह रहा हूं उससे कुछ लोगों को बुरा लगेगा। ऐसा है भैया, हमने यहां लोगों को खुश करने के लिए मैं नहीं लिखता हूं या बोलता हूं। ये चैनल या ये जो मेरी फेसबुक वॉल है, ये लोगों को खुश करने के लिए नहीं बनाई है मैंने। मुझे तो अपनी बात कहनी है, अपने हिसाब से कहनी है, अपने स्टाइल में कहनी है, अपने तेवर में कहनी है। आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, मैंने आपको खुश करने का ठेका नहीं लिया है, पहली बात। तो सब अच्छा, कई लोग मुझे कहते हैं कि आप ये उल्टा सीधा या इतनी कड़वी बात बोल के अपने प्रशंसकों को नाराज करते हैं। मैंने कहा हाँ यार, जब मैं इतना कड़वा बोलता हूं तो मेरे कुछ फॉलोअर्स, मेरे कुछ रीडर्स, मेरे कुछ व्यूअर्स नाराज तो होते होंगे, पक्का नाराज होते होंगे। तो लोग मुझे कहते हैं कि अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या व्यवहारिक रूप से देखें तो आप अपने एक भी फॉलोअर को नाराज क्यों करते हो। तो मैंने कहा यार, मैं ना, मेरे चाहे आधे फॉलोअर नाराज हो जाए मुझसे, कर दो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब, कर दो मुझे फेसबुक पे अनफ्रेंड, ब्लॉक कर दो, भैया हम तो सच बोलेंगे और बहुत कड़वा सच बोलेंगे। हमारे तो चैनल का नाम है दद्दा की खरी खरी। तो मैं ना ये दहेज प्रथा के खिलाफ बहुत कड़वा बोलता हूं, हमेशा से बोलता हूं। अपने तो एक टैगलाइन है कि दहेज लेना गू खाने के समान है। अब तक बात यह है कि जब मैं ये बात बोलता हूं तो मेरे 99% फॉलोअर्स ने, 99.9 बल्कि नहीं 99.99 फॉलोअर्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स ने, मेरे यूट्यूब व्यूअर्स ने दहेज का आदान प्रदान किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मात्रा में किया है। मेरे पढ़ाए हुए, मैं जब वहाँ गांव में पढ़ाता था तो मैंने कितना ही उनको, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने सिखाने की कोशिश की, उनको बगावती तेवर दिए। और तब दहेज के खिलाफ वो भी बगावत नहीं कर सके। मेरे 99.99% स्टूडेंट्स ने, सब ने, वो सब दहेज की मंडी में बैगन की तरह तुल के बिके हैं, उनके रेट लगे हैं, उनके ससुर ने उनको खरीदा है, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं। तो सब जब मैं ये दहेज के खिलाफ विश्ववमन करता हूं और ये बोलता हूं कि दहेज लेना गू खाने के समान है, तो मुझे मालूम है मेरे बहुत से व्यूअर्स नाराज हो जाते हैं और आज भी हो जाएंगे। पर जैसा कि भाई अपना तो नाम है दद्दा की खरी खरी, हम तो खरी खरी बोलेंगे। तो मैं आज मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, एकदम ट्रू, 100% ट्रू स्टोरी है, तब गाजीपुर जिले की।
तो हुआ साहब कि एक लड़का था, वो किसी ऐसे ही एमएनसी में जहां भी जॉब करता रहा होगा। ये बात है सर 1990 से पहले की या आसपास की, और हमारे गांव से करीब 5-7 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां का वो लड़का था। फैमिली, द ग्रूम फैमिली, और लड़की वाले थे इधर सैदपुर से थोड़ा सा साइड में कहीं इधर, मतलब वही गाजीपुर जिले की बात ही है। तो सब शादी तय हो गई। तो लड़की वाले बहुत संपन्न थे और बड़े शौकीन थे, और उन्होंने अपनी बहन की शादी मतलब ज्यादा दहेज देने में, कुछ लोग तो होते हैं ना बड़ा काम चलाऊ सा दहेज दे देते, चलो नाम फॉर्मेलिटी पूरी होगी, पर उन्होंने ना बड़ा बहुत अच्छा पैसा खर्च करके अपनी बहन की शादी तय की। तो अब लड़के वालों के यहां से बाकायदे दहेज की लिस्ट आई, लिस्ट रिटन, और उसमें अगर टीवी चाहिए तो कौन सा चाहिए, मॉडल तक का नाम लिखा था, कंपनी का नाम लिखा था। तो उस जमाने में था साहब, कार ये वाली चाहिए, टीवी ये वाला चाहिए, मिक्सर ग्राइंडर ये चाहिए, वॉशिंग मशीन ये चाहिए, मतलब एक एक ब्रांड का नाम लिखा था। तो कोई इशू ही नहीं था, लड़की वाले जो थे वो बड़ा खुल के शादी में खर्च कर रहे थे, और वो लड़की के 2-3 भाई थे, फादर थे, तो मतलब वो बड़े संपन्न लोग थे और बड़े अच्छे लोग थे। तो उनको कोई इस लिस्ट विस्ट से कोई मतलब नहीं था, वो दे वर वेरी हैप्पी टू गिव ऑल दोस थिंग्स टू देयर सिस्टर, भाई लोग जो थे। तो खैर तब शादी हो गई, शादी हुई, रात को फेरे वेरे हो गए। तो हमारे यहाँ ना एक रस्म होती है, उसको पूर्वांचल में उसको खिचड़ी बोलते हैं। तो होता क्या है कि वो सुबह जब रात को शादी हो गई, तो सुबह जो है वो घर के आंगन में, पुराने जमाने के जो घर होते थे, ये वो जमाना है जब अभी बैंक्वेट हॉल्स में शादियां नहीं होती थी, घरों में होती थी शादियां, ये उस जमाने की बात है, 1990 से पहले की। तो तब वो सारा ना दहेज बाकायदा डिस्प्ले किया जाता है, और फिर वहां पे एक होता है, एक छोटी सी सेरेमनी, जिसमें लड़का जो है वो कुर्सी पे बैठा रहता है, और लड़की के घर वाले लेडीज सब उधर होती है, इधर सब लड़के के घर वाले होते हैं, उसे खिचड़ी, दूल्हा जो है खिचड़ी खाता है। तो सब वो उसमें एक तरफ वर पक्ष, एक तरफ वधू पक्ष बैठा होता है पूरा, और लड़के के फूफा उफा, मामा वामा, चाचा, मतलब पूरा खानदान होता है। तो पुराने जमाने में था कि लड़का साहब रूठ गया है, खिचड़ी नहीं खा रहा है, तो थोड़ा बहुत कुछ, जैसे लड़की वाले कुछ दहेज का एक आध आइटम वो मांग लेते थे, लड़के वाले मांग लेते थे, मतलब इतने, छोड़ो खैर अब गाली नहीं दूंगा, और लड़की वाले फिर वो आइटम दे देते थे, तो वो लड़का खुश हो जाता था और वो खा लेता था। या लड़की वाले, अरे भैया हम लोग गरीब लोग हैं, ये नहीं दे पाए, चलो 1 साल बाद दे देंगे, ये करेंगे, वो इस टाइप से करके, मतलब खैर वो लड़का, एक रस्म होती थी रूठने की, फिर वो लड़का खिचड़ी खा लेता था। तो साहब अब ये श्रीमान जी दूल्हे राजा जो है, जब खिचड़ी खाने बैठे, आई मीन कुर्सी पे, तो वहां पे सारा दहेज का डिस्प्ले था। तो लड़के के छोटे भाई ने, मतलब देवर जी ने जो है लिस्ट निकाली तब वो वाली। तो उसमें एक एक, ओहो कौन आ गया, ब्रेक मिलते हैं, 30 सेकंड की ब्रेक। अब हमारी हेल्प जो है वो आई है, और ये वीडियो में 10-20 सेकंड का ब्रेक हो गया है, एडिटिंग हम करते नहीं हैं। खैर साहब कहाँ पहुंचे थे? तो लड़के ने साहब लिस्ट निकाली, देवर जी ने, और एक एक आइटम को बोलकर टिक किया जाने लगा। तो सारे आइटम थे साहब। एक उन दिनों ने सीडी प्लेयर का बहुत क्रेज था, सोनी का सीडी प्लेयर, वो 3-3 सीडी एक साथ बजती थी, बड़ा मतलब बड़ा फैंसी आइटम था। और म्यूजिक के शौकीन जो है वो सीडी प्लेयर रखा करते थे साहब। तो उसमें वो लिस्ट में सीडी प्लेयर भी था। तो लड़के वालों ने कहा, अरे रे यार सीडी प्लेयर तो भूल गए, लड़की वालों ने कहा।
तो उन्होंने कहा अरे यार तुम ऐसा करो, खिचड़ी खाओ और विदाई करो, और विदाई सुबह 7-8 बजे का ये टाइम होता है। तो उन्होंने कहा जैसे ही अभी मार्केट खुलती है हम वो सीडी प्लेयर ला देते हैं, या सीडी प्लेयर पहुंच जाएगा आपके घर। तो भैया जब एक लड़की वाला जो इतनी शौक से शादी कर रहा है और इतने सारे दहेज, सारे मॉडर्न इक्विपमेंट गैजेट्स जो थे उस दहेज में दिए गए थे, तो सब वो लड़के वाला जो वो देवर जी थे वो भड़क गए, ऐसे कैसे भूल गए, या वाह 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 वाह। तो लड़की के भाइयों ने कहा अरे यार ठीक है, भूल जाता है आदमी, अभी क्या ये इतना दहेज है तो एक आइटम 5-7 हजार की क्या है इसके लिए, आप लोग भी। लड़के वाले ने उनके गुस्से को डाउन प्ले किया, ऐसे कैसे भूल गए, ये है वो है। मतलब वो लड़के का जो देवर जी जो थे, दूल्हे राजा के भाई, वो उनको भैया कुछ सीडी प्लेयर का ज्यादा ही शौक था, तो वो नहीं माने। तो इसी बात पे थोड़ी सी हिला हवाली, बोले हिल हुज्जत होने लग गई, बाता बाती, कुछ लोगों को बुरा लगा उसका एटीट्यूड। तो ऐसे में अगर भाई देखिए ना, अगर एक लड़का बारात में ऐसे कर रहा है तो बाकी लोग जो समझदार लोग हैं उनको बीच में इंटरवीन करना चाहिए और बोला जाए चुप हो गया, चलो जी ठीक है बेटा कोई बात नहीं, भिजवा देना, बात बहुत है। यू शुड बी सेटिस्फाइड। मतलब आप, अच्छा वो भी तो आपके रिश्तेदार हैं, उनका कुछ तो सम्मान होना चाहिए उनके दरवाजे पे। तो वो बात ना धीरे धीरे थोड़ी सी बिगड़ने लग गई। अब लड़की वालों ने, लड़की के जो भाई थे वो भी मतलब ठीक ठाक थे, मतलब वो भी भाई भाऊ साहब लोग थे, ठाकुर साहब लोग की स्टोरी यही है, वो भी तो भाऊ साहब थे। तो उनको लगा यार बड़ी बेइज्जती है। तो उसने जो है, जो एक उसमें भी एक छोटा भाई था, वो चिल्ला के उसको अपने छोटे वाले से बोला, जोरे फलनवा की दुकान खोलवाओ और तुरंत अब सीडी प्लेयर लेके आओ, अब ये लोग सीडी प्लेयर ले ही चाहिए। अब वो भी चिल्लाया, तो उधर से वो देवर जी भी चिल्लाए। अब जब देवर जी चिल्लाए तो वो जो छोटा वाला था उसने खींच के लिया देवर जी को। अब सब दिस वाज शॉकिंग फॉर द बारात। अच्छा एक बात बताऊं आपको मैं, हमारे गाजीपुर जिले में ना ये बारात को पीट देना ये बड़ी कॉमन बात है। इसलिए हम लोग जो समझदार लोग होते हैं, हालांकि मैं तो ऐसी बारात में कभी गया नहीं हूँ, एक आदमी ही गया हूँ, पर गाजीपुर जिले में ये बताया जाता है कि गाजीपुर के जो समझदार ठाकुर होते हैं वो तुरंत पहचान जाते हैं कि अब बारात की पिटाई की नौबत आ गई है, अब सुधर जाओ, अब इससे ज्यादा उत्पात मत करो, नहीं तो अब जो है कुंडी लगाए के घेर के दरवाजा बंद कर के पिटाइल जाई लोगन। तो तब वो बारात जो है समझ नहीं पाई कि अब पिटाई का नंबर आ गया है। और तब पिटाई हमारे होती है, वो जो बांगन होता है ना वो बड़ा होता है, चारदीवारी वगैरह होती है जो पुराने घरों में, और उसमें एक मेन दरवाजा होता है और बड़ी चारदीवारी होती है। तो उन्होंने कहा बंद कर रे केवाड़ी, बंद कर, और लिया रे गोजी। अब सब ऐसे अरे भैया 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 भैया, बोला कुछ ना, अब तो तोलन के सीडी प्लेयर दिया ही आज। तो साहब दरवाजा बंद करके उस पहले तो देवर जी को गिरा के मारा उन लोगों ने कि अब तो क्या आज म्यूजिक सुनावल जा। एकदम ट्रू स्टोरी, 100% बता रहा हूं। और ये मुझे कहानी उस व्यक्ति ने सुनाई जो उस बारात में था और उसको भी 2 पड़ाका लगा था। तो साहब पहले तो बल भर देवर जी मराए और बहुत कायदे से मराए, ऐसे मराए जैसे पुलिस मारती है। उसके बाद दूल्हे राजा के पिताजी को मारा 2 झापड़, बैठ साले, कुर्सी से नीचे बैठाया सबको। और जितना फुफ्फा मम्मा हाई हाउ हेन तेन, लड़का वेल प्लेस था, कहीं दिल्ली मुंबई हैदराबाद कहीं किसी अच्छी कंपनी में थे, वेल प्लेस था, उसके बड़े अफसर किस्म के फ्रेंड्स आए हुए थे, वो सार लोग 4-4 लात मरी ना, बहुत कायदे थे। मतलब मारे कम घसीटे ज्यादा, मतलब लथेर के मारे थे, कपड़ा वपड़ा सब कुछ लोगों का, कुछ अफसर लोगों का जो लड़के के दोस्त थे ना, उनका कपड़ा वपड़ा फट गया था उनको। मतलब देवर जी तो पुलिसिया मार खाए थे, बाकी जितने लोग थे पिताजी चाचा ताऊ मम्मा फुफ्फा हाई हाउ, कुल 2 पड़ाका मराल है ना, पर बेइज्जत बहुत कायदे से किया गया था। मारा कम था, घसीटा ज्यादा था।
कपड़े वपड़े फाड़ दिए थे, मतलब घसीट घसीट के। कुछ लोग जो है लुका गए थे, केहू जो ना भूसा के घर में लुका ले, वहां से खोज खोज के बारात जो है निकाल निकाल के मराई। और मारने पीटने का ये कार्यक्रम पूरे 45-50 मिनट चला था। और उसके साथ भोजपुरी लोक साहित्य की तमाम बढ़िया बढ़िया गालियां। हमारे यहाँ तो शादियों में वैसे भी गालियां गाई जाती है, बारात को कविता में गा गा के ऐसी ऐसी फुहर, मतलब ऐसी फुहर गालियां गाई जाती है कि आप लोग शरीफ आदमी उसको सुन ले तो कान धो ले। गरीब बाप रे बाप, ये लोग शादी में इनकी औरतें इतना गंदा गाली देती हैं बारातियों को। पर वो तो सब रस्म और रिवाज है ना, वो तो संस्कृति के नाम पे चल जाता है। पर यहाँ जो गालियां दी गई थी ना, वो प्योर दी गई थी, गुस्से वाली। और दूल्हे राजा भी चार पड़ाका पाए थे, और देवर जी तो खैर बहुत मराए थे, मतलब मुंह वहां से खून, नाक से खून आ गया था उनके। फिर जब बोले का हो, कैसन म्यूजिक सुनत हुआ, मजा होता ना, कौन गाना सुनबा, रफी के सुनावल जा, और उसमें 2 पड़ाका और गाली नहीं देंगे। और मतलब पूरा गाली फक्कड़ दे के बैठ साले यहाँ बैठा पूरी बारात। तब पूरी बारात को वहीं बैठा दिया गया। ये सुबह 7 बजे किस्सा शुरू हुआ था। फिर एक लड़का गया बाइक से, तो हमारे यहाँ सैदपुर कस्बे से वो 2-3 इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप थी, उसमें से कोई एक शॉप खुलवा के वहाँ से बाकायदा आनंद फानंद में सीडी प्लेयर खरीदा गया। सीडी प्लेयर खरीद के आया। उसके बाद जब सीडी प्लेयर आ गया तो देवर जी फिर पिटाए कि ले करके, ले साले ले सुन, ले आ रहे के गाने सुना पहले। उस पर बाकायदा गाना बजाया गया। उसमें सीडी आई थी ना साथ में, तो सुन ले गाना, बहुत बढ़िया गाना है ना, मजा आया गाना सुन के। गाना सुनाया गया। उसके बाद तब दूल्हे राजा को फिर से कुर्सी पे बैठाया गया, और उनके ऐसे हाथ से पकड़ के ना जबरदस्ती मुंह में ठूस ठूस के, खो साले खिचड़ी खो। मतलब वैसे आमतौर पर दूल्हा ना 1 चम्मच इतनी सी बस खिचड़ी खाली मुंह को लगा लेता है, वहां थाली भर के, मुझे बताया गया लोग ने कि भैया थरिया भर के खिचड़ी खियाऊ ना दूल्हे राजा के लोग। और उसके बाद एक ट्रैक्टर ट्रॉली वहां पे लगाई गई, और उस ट्रैक्टर ट्रॉली में सारा सामान ऐसे उठा उठा के ना, ऐसे जैसे इतना महंगा टीवी उठा के ऐसे फेंका गया, जैसे गुंडों की जब कुड़की करती है पुलिस वाले, तो ऐसे ही बेकदरी से सामान जो है ट्रैक्टर ट्रॉली में भरा जाता है, और फिर जाके थाने में ऐसे ही फेंक दिया जाता है। उसी तरीके से दहेज का वो पूरा सामान फेंक फेंक के, सोफा हाई हाउ, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, हाई टेबल, हाउ टेबल, उसके बाद हाई सोफा, हाई टीवी, हाई वॉशिंग मशीन, हाई फ्रिज, हाई कूलर, हाई एसी, पूरा पूरा फेंक दिया गया। और उसके बाद फिर बहन मतारी गरी आए कि लड़किया कि ले जा लोगन। और आज के बाद हमारे बहन के अगर, अच्छा लोगों ने पूछा कि भैया जब लड़की के भाइयों ने लड़की के पति समेत, पिता समेत पूरे खानदान की इतनी निर्मम पिटाई की, तो क्या वो लड़की सुखपूर्वक अपने घर में रानी बेटी राज करे? तो रानी बेटी ने ससुराल में राज किया होगा? तो आप लोग के मन में भी ये सवाल आ सकता है। और ये मैंने भी पूछा था कि कहो भैया, ये तनाव कुचाई करके, थुराई करके जवन लड़की जो है अपने ससुराल में विदा भइल, तो ओकरे बाद ओकर का अगर, मेरी असली क्यूरियोसिटी ये थी कि चलो भैया दहेज प्रकरण में शादी में तो पिटाई उटाई हुई, और ये एक बात बताऊं, ऐसी पिटाई ना, ऐसे आपको मैंने एक किस्सा सुना है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ऐसे हजारों किस्से होंगे जहां बारात जो है बल भर मराती है, और 2-4 पड़ाका तो आम बात होती है। मतलब शायद मुझे लगता है कि 33% बारात में लड़के के घर वाले जो है 2-4 हाथ पा जाना। तो मेरे को सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी ये थी कि भैया इतनी पिटाई के बाद लड़की जब ससुराल गई तो क्या वो सुखपूर्वक वहां रही? तो जो किस्सा मुझे सुना रहा था ना, उसने बोला कि जो इस कदर अपने घर पे पिटाई करते थे ना, वो भी दबंग होता है। और चाहे कुछ हो जाए,
लड़की को परेशान नहीं किया जाता। ऐसे होता तो हमारे इलाके की तो बहुत लड़कियां दुखी रहती है बेचारी, पर नहीं, फिर बाद में वो गुस्सा वुस्सा सब शांत हो जाता है और उस लड़की का भी जो है वहाँ जाके, अब थोड़ी कड़वाहट तो हो गई था, पर फाइनली एवरीथिंग वेंट वेल और सब कुछ ठीक ठाक रहा। तो सब ये था एक दहेज प्रकरण का एक किस्सा। ऐसे किस्से मैं आपको 100 और सुना सकता हूँ, आगे भी सुनाऊंगा। अब सब बात ये है कि अब दहेज का ये प्रकरण सुन के ना बहुत से लोग ये कहेंगे कि अच्छा, मतलब दहेज जो है वो एक सामान्य प्रक्रिया है, समाज की स्वीकृत प्रक्रिया है, और दहेज के पक्ष में 1000 तर्क दे सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हमने मांगा नहीं था, उन्होंने दे दिया। तो मैंने कहा भाई, एक तो ये साले ये भोथरा तर्क मत दिया करो, पहले मुझे बताओ ना यार, वो जो फैमिली थी जिन्होंने वो लिस्ट भेजी थी, मतलब साले इतने बड़े भिखारी थे कि उनके अपने घर में कुछ नहीं था। मतलब उनके घर में अपना फ्रिज तो रहा नहीं होगा कि लड़की के यहां से फ्रिज आएगा, गोदरेज का डबल डोर। खुद तो साले मतलब घड़े का पानी पीते थे, ऐसा तो नहीं था ना। मतलब ये फैमिली ठीक ठाक ही रही होगी ना, उनके पास भी तो अपना सोफा रहा होगा ना, उनके पास भी तो अपना वॉशिंग मशीन और वो मिक्सर ग्राइंडर और वो सब रहा होगा। ये सब कुछ लड़की के ही पैसे से होगा। मैंने बहुत सी फैमिली ऐसे देखा, उनके घर में रखने की जगह नहीं होती। कहते यार ये इतना कुछ हमारे पास पहले से था और लड़की वालों ने इतना भेज दिया, अब हमने अपना वाला जो है वो कोने में स्टोर रूम में फेंक रखा है और अब लड़की वाले के सोफे पे बैठते हैं। तो मैंने कहा यार, जब तुम्हारे पास ऑलरेडी सब कुछ था ही तो मना कर देते भाई, मत दो, क्यों ले लिया? तो बात ये होना तो साहब कि उनको लगता है ना कि यार पैसे आ रहे हैं, मुफ्त के पैसे आ रहे हैं। लड़की वाला 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 21 लाख, 51 लाख, 1 करोड़ रुपया दे रहा है। सब 1 करोड़ रुपया या 50 लाख रुपया या 11 लाख रुपया या 1 लाख रुपया नगद जब लड़की वाले के हाथ से मिलता है तो उसको लात मार देना के लिए ना कलेजा चाहिए और शरीर के पृष्ठ भाग में इतना सारा गू चाहिए, होता नहीं लोगों में। मतलब मैं तो खैर बहुत बुरी बुरी कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि तुमने नहीं मांगा था पर अगले ने दे दिया तो तुमने ले लिया। हालांकि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं लिया। मैंने आपको पहले भी एक किस्सा सुनाया था कि जब मेरे बेटे की शादी हुई, जब मेरी शादी हुई थी, तो मैंने, बेटा उधर कर ले सफाई, बाद में आ जाना, तो मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि एक रुमाल भी अगर तुम्हारे घर से मेरे पास आ गया, मैंने वो, और बहुत सारे किस्से हैं मेरे, तो मैंने कहा हमें भी मिल रहा था दहेज, ऐसी बात नहीं, हम भी ले सकते थे, पर हमने तो नहीं लिया, क्योंकि हमें मालूम था कि यार 1,50,000 रुपये लड़की वाले अगर हमको दे भी देगा तो उससे हम तो साले पहले फक्कड़ है, हमको तो भगवान कुबेर भी आ जाए ना तो भी हमारा फक्कड़पना दूर नहीं कर सकते भाई। हमारी, मेरी पर्सनल तो ये कहानी है। हमने तो जिंदगी में साला, हमारे पास एक लुंगी, एक लंगोट, एक गमछा, यही हमारी साली संपत्ति रही, तो हम तो फक्कड़ है। भगवान लक्ष्मी जी साक्षात हमारे घर में आके बैठ जाए, जो देवी है एक्चुअल वाली, तो हमारी फक्कड़पना, हमारी गरीबी तो वो भी नहीं दूर कर सकती भैया। तो लड़की वाले बेचारे की क्या औकात है कि हमारे फक्कड़पने को, जो हमको, हमारे जैसे आदमी को भी संपन्न आदमी बना देगा? नहीं भैया। तो साले तुम जन्मजात गरीब लोग, भिखारी, लड़की वाले के पैसे से अमीर बनते हो। साले तुम्हारी खुद की औकात नहीं साइकिल खरीदने की भी, लड़की वाले के पैसे से साले तुम कार पे चढ़ोगे। अबे साले भिखारी, पंचर लगवाने की तेरी औकात नहीं, लड़की वाला तुझे कार दे देगा, पेट्रोल कहां से भरवाएगा बे? औकात तो तेरी है नहीं। क्योंकि अगर तुम्हारी बेटा औकात होती ना तो शादी से पहले तुम अपने पैसे की कार खरीद लेते, लड़की वाले के पैसे पे इंतजार नहीं करते, समझे? और वो जो तर्क देते हो ना कि हमने तो दहेज नहीं मांगा था, लड़की वाले ने दे दिया तो हमने ले लिया, ये तो वो बात होगी। हमने तो नहीं मांगा था पर सामने वाले ने गू परोस दिया तो हमने खा लिया। अब दहेज गू है, गू, इट्स लाइक शिट। कोई दे दे ना थाली में परोस के तो भी मत खाओ, लात मार दे, भाग साले। जैसे मैंने अपने बेटे की शादी में वो अपनी बहू के भाई को बहुत बुरी बुरी गाली दी थी कि साले अब तू हमें सूट पहनाएगा तब अजीत सिंह सूट पहनेंगे, हैं?
हमारी औकात है बेटा, लुंगी के ऊपर गमछा लपेट कैसे ना, एक लुंगी पहन ली या नेकर पहन ली, ऊपर से यहाँ टी शर्ट कंधे पे धर ली। हमने तो सारी जिंदगी ऐसे बिता दी बेटा, हमारी औकात नहीं सूट पहनने वाली, तू मत पहना। अगर जिस दिन हमें सूट पहनना होगा हम अपने पैसे से खरीद लेंगे, लड़की वाले से नहीं खरीदेंगे। भाई साहब, ये रिफ्यूज करने की ना कलेजा चाहिए होता है, एक माइंडसेट चाहिए होता है। तो ये किस्सा गोई है साहब हमारी दहेज की। और मैं ये मानता हूं कि बहुत सारे लोग मेरी इन बातों से, मेरी इस कहानी से, मेरे इन तर्कों से, दहेज के प्रति मेरी इस घृणा से सहमत नहीं होंगे। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूं आप सहमत हो, पर भैया अपना ये प्रिंसिपल है कि लड़की वालों का 1 रुपया भी जो खर्च कराता है ना, वो साला पाप का भागी है। अगले ने अपनी बेटी दे दी यार, और क्या चाहिए। अभी एक फैमिली में शादी हुई है, तो आई वॉज देयर बाई चांस, मैं शादी में नहीं था जब शादी का, तो लड़की वाला मना कर रहा था, लड़के वाला मना कर रहा था कि नहीं यार मुझे दहेज नहीं चाहिए, लड़की वाला जबरदस्ती इंसिस्ट कर रहा था। तो मैंने कहा यार तू एक बात बता ना, तू एक दिन की शान शौकत में 20-25 लाख रुपए खर्च देगा? लड़के वाले को ये शान शौकत चाहिए नहीं, वो तो एकदम सिंपल मैरिज चाहता है, पर तेरी अपनी एक ईगो है, उसके लिए तू 25-30 लाख। मैंने कहा अपनी बेटी के लिए फिक्स कर दे ना यार, ये अपनी बेटी को ये पूरा कैश दे दे, कल को हो सकता है उसके काम आएगा। बेटी को एक सहारा रहेगा कि चलो मेरे पास भी कुछ है। बेटी के लिए एक प्रॉपर्टी लेके दे दे, बेटी के लिए एक फ्लैट लेके दे दे, मतलब डू इट फॉर योर डॉटर। कम से कम वो 25-30 लाख पानी में नहीं बहेगा ना एक दिन की शान शौकत में। तो सब दहेज के प्रति अपना ये विचार हैं और यही रहेंगे। मुझे मालूम है आप लोगों में से बहुत सारे सहमत नहीं होंगे, ठीक है, यू गॉट एवरी राइट टू डिसएग्री विद मी, बट आई एम लाइक दैट। तो साहब आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही, ये किस्सा गोई है साहब। अगले किसी एपिसोड में फिर से मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए जॉनर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।